अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता मरतबा मैंने कहा था कि इस मरतबा मुसलमानों से मुताल्लिक़ बात कहूँगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करने की बात हुई थी, लेकिन करोना वायरस के आने के बाद या कर्नाटका में जो तब्दीली हो रही है, या यूँ कहूँ कि कर्नाटक में जो नाटक रचा जा रहा है, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बाज़ लोग हिजाब के नाम से परेशान हैं, तो अब हलाल के नाम से भी परेशानी की बात कर रहे हैं। अब करोना भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि बस मोदी जी बस, क्योंकि हिजाब हलाल हलाल ये करने वाले आज इन लोग को भी या इनकी ही हुकूमत ये कहने पे फिर मजबूर हो गई है कि हिंदुस्तानियों फिर से मास्क लगाना शुरू कर दो, इसलिए कि करोना का नया वायरस आ गया है और अब आपको बचने के लिए मास्क ज़रूरी है। हिजाब की बात कर रहे थे, फिर खुदरत अपना काम कर दिया और खुदरत के काम करने से मैं समझता हूँ कि फिर अब हुकूमत मास्क लगाने या मास्क से हिजाब करने की एक पहल कर रही है। दिल्ली के हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जुनूब से शुरू हुई थी, बिल्कुल कश्मीर में जाके रुकने वाली है। उसके बाद शायद ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन या 1 महीने के गैप के बाद गुजरात से आसाम तक जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, उलझन, बेचैनी ज़रूर है सियासी हलकों में, तो शायद इसीलिए करोना की बात कही जा रही है। ये बात भी कही जा रही है कि अब जो वायरल वीडियोज़ हो रहे हैं व्हाट्सएप पे, चाइना के पुराने वीडियोज़ है उसको नई शक्ल देकर यहाँ पे बताया जा रहा है। चाइना में अभी लॉकडाउन की कोई ऐसी सूरत हाल जो सूरत हाल थी वो गुज़िश्ता 1 साल से बरकरार है, लेकिन अब लॉकडाउन को बताकर या कोरोना को बताकर कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को डीरेल करने की एक कोशिश हो रही है। अब एक मुहावरा भी था, या इलेक्शन के टाइम पे जो चीज़ कही जाती थी कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अब ऐसा लग रहा कि मोदी है तो कोविड है। अब ऐसा लग रहा कि वक्त आ गया है कि झोला उठाओ और निकल लो साहब यहाँ से, वरना आपके जुल्म की वजह से सभी हिंदुस्तानी परेशान थे और अब कोरोना की वजह से फिर से दोबारा एक बात आ रही है परेशानी की। तो कहीं कहीं अगर मैं इस्लाम के नज़रिए से बात करूँ तो जब जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है या जुल्म जब बढ़ जाता है तो उस वक्त खुदरत अपना काम करती है इशारे के तौर पे। तो अब कोविड की जो बात है, मैं समझता हूँ कि नए कोविड की वेरिएंट की बात कही जा रही है, उसमें ये बात भी आ रही है कि बस अब जुल्म ज़्यादा हो गया है, कहीं ना कहीं इसकी रोक लगना चाहिए। रोक लगने के लिए या कोरोना रुकना चाहिए या फिर हुक्मरान को भगाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं मुसलमानों की जो बात हुई थी उसमें ये बात ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों को तरीक़े से जो परेशान किया जा रहा है, उसमें एक CAA को लेकर या NRC को लेकर या कहीं कपड़ों को लेकर, कहीं खाने पीने की चीज़ को लेकर जो परेशान किया जा रहा है, उसमें अभी एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें 3 क़ानून के माहिरीन इस रिपोर्ट के मेंबर्स हैं या पैनल है इनका। उसमें यह है कि सोंजा बिसेरको एक है, मरज़ूकी नाम के एक और क़ानूनदा हैं और स्टीफन रैप एक तीसरे मेंबर हैं इस पैनल के। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कहा गया है कि 2019 के बाद से होने वाले मुखालिफ मुस्लिम रवैये के लिए, या जो मुखालिफ मुस्लिम रवैया हिंदुस्तान में पाया जाता है उसका ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया है। ये भी कहा गया है इसी रिपोर्ट में कि हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के हुकूक़ इंसानी जो ह्यूमन राइट जिसे कहते हैं, ऐसी खिलाफ वर्जी हो रही है कि उस पर हुकूमत का एक्ट करना या उस पर अमल करने की, उसकी रोकथाम के लिए जो नाकामी है हुकूमत की, उससे शदीद इनको इख्तलाफ है। या ये भी कहूँ कि जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो पॉलिसी बनती है, मुखालिफ मुसलमान पॉलिसी हो या क़ानून हो, इसका ख़ास तौर पे इस रिपोर्ट में ज़िक्र किया गया है। मुस्लिम मज़ालिम पर रोक लगाने के लिए भी हुकूमतों की जो तसाहली है उस पर सख्त नोट लिया गया है। 3 मेंबर्स का पैनल है। इस पैनल ने कहा है कि रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल, इस नाम से ये रिपोर्ट तैयार की है। क्रिमिनल कोड का जिक्र किया गया है इसमें,
اور خاص طور پہ CAA اور NRC کے جب احتجاج چل رہا تھا اس پر جو پولیس کا جو ظلم ہوا تھا، اور 370 کو لے کر کشمیر میں جو ظلم ہوا تھا، جب 370 کی مخالفت میں جو لوگ نعرے بازی کر رہے تھے یا سڑکوں پہ نکل آئے تھے، ان کے جو احتجاج کرنے والوں پہ جو جس طریقے سے ظلم و بربریت کا مظاہرہ ہوا تھا، اسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بالکل ہی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ کشمیر کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جس طرح جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو عوام کو وہاں پہ پریشان کیا جا رہا ہے، یہ جنگی جرائم سے کم نہیں ہے یا وار کرائمز کے مماثل اس کی مماثلت کی گئی ہے۔ دلی، چھتیس گڑھ، اتراکھنڈ، اتر پردیش، ان ریاستوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ لیڈرز نے مسلمانوں کے مخالفت میں تقاریر کیے ہیں۔ تقاریر کے علاوہ بھی اس طرح عوام کو اکسایا گیا ہے کہ وہاں پہ ماس کلنگ یا جینوسائیڈ ہو سکتا ہے، اس کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ایسے بیانات یا بھاشن کے خود مختار ادارے سے ایک تحقیقات کرنے کی بھی انہوں نے مانگ کی ہے۔ پینل کے تعلق سے یہ ضرور کہوں گا کہ پینل نے یہ کہا ہے کہ ایسے بیانات کو صرف سیاسی لیڈر سے جوڑ کر، اسے ڈومیسٹک ایشو بتا کر یا اندرونی معاملہ بتا کر آپ اس کو چھوڑ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک قسم سے جو ہیومن رائٹس کی کھلی خلاف ورزی ہونے کے مترادف ہے۔ کچھ نہ کرنا بھی بڑا جرم ہے۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حکومت جو خاموشی اختیار کر رہی ہے یا عدالتوں میں اس کے تعلق سے جو کچھ عمل واضح طور پہ نہیں دکھ رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے سخت نوٹ لیا ہے۔ اسی لیے شاید حکومت آہستہ آہستہ یہ چیزوں پہ روک لگانے کی کوشش کر رہی ہے، یا الیکشن جیسے اب قریب آئیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوری، فیبروری، مارچ 3 مہینے رہیں گے، پھر مئی میں کرناٹک کا الیکشن ہے، پھر اس وقت بھی کیا شروع ہوتا، یہ جس طرح اب حجاب کے بعد اب یہ شروع ہوا کہ حلال کے اوپر وہاں پہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے، جس کو پھر سے لے کے اب موضوع بحث بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان تینوں ماہرین نے یہ کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے ایک خود مختار فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے، اور اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسٹیفن ریپ کے تعلق سے خاص طور پہ یہ بتاؤں گا کہ 20 سال پہلے اسٹیفن ریپ نے ایک ٹیم کی قیادت کی تھی جس نے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل میں فار روانڈا میں جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باشندوں کو ان کا قتل عام کیا گیا تھا، اس پر انہوں نے اسٹیفن ریپ نے ایک ٹیم کی قیادت کی تھی انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل میں۔ اس میں میڈیا اور لیڈرز کو اکسانے کے اوپر سزا دلانے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اگرچہ کہ اسٹیفن ریپ نے اپنی رپورٹ میں یا اپنے رپورٹ میں جو درج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے حالات بالکل الگ ہے روانڈا کے مقابلے میں، کیونکہ 100 دن میں 8 لاکھ لوگوں کو روانڈا میں جان سے مار دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن تقاریر میں بالکل مماثلت ہے، وہاں کی تقاریر میں اور یہاں کی تقاریر میں مماثلت ہے۔ 494 پیجز کی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو ہیومن رائٹس کا ایبیوز ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹس کو بالکل پامال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر یہ انڈیا کا ایشو نہیں بتا سکتے۔ یہ ایشو ایسا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس پر ریاکٹ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز بھی مسلمانوں کے تعلق سے یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، دیکھیں ہندوستان میں ہے تو مخالف مسلم حکومت، لیکن مسلم مخالفت کے باوجود بھی حکومت کو اپنا کام کرنا ضروری ہے۔ لیکن جو زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس سے خاص طور پہ پورے ہندوستان میں ایک بدامنی کی کیفیت سی پیدا ہوتے چلے جا رہی ہے۔ لیکن 4,500 کروڑ روپے جو مرکزی حکومت کا مائنورٹی بجٹ ہوتا ہے، اس میں 55 لاکھ مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو میٹرک اسکالرشپ دی جاتی ہے۔
मगर मैट्रिक स्कॉलरशिप 55 लाख लोगों को तो दी जा रही है, लेकिन ये 55 लाख जो लोग हैं उनके वालिदैन की जो आमदनी होती है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए एक साल भर में। उसका अंदाज़ा ये लगाइए कि 8,000 से कम उजरत पाने वाले मुसलमान 55 लाख हैं जो मरकज़ी हुकूमत के मैट्रिक स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा रहे हैं या उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। तो 1 लाख से कम के 55 लाख ख़ानदान या 55 लाख फैमिलीज़ हैं। न्यूक्लियर फैमिली भी अगर हम लेते हैं तो 55 लाख ऐसे फैमिलीज़ हैं जो 1 लाख से कम या महीने को 8,000 रुपये ही कमाते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 7 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि 2 लाख से कम जिसकी आमदनी होती है वो ऐसे 7 लाख घराने हिंदुस्तान भर में हैं। और मेरिट कम मीन्स की एक स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 1 लाख लोगों को दी जाती है, जिसमें तलबा की जो वालिदैन की, ये तलबा के वालिदैन की जो आमदनी होती है सालाना वो 2.5 लाख रुपए होती है। तो इससे मरकज़ी हुकूमत ये अंदाज़ा लगा सकती है कि मुसलमानों की जो माशी हालत है वो कितनी कमज़ोर है। इसका अंदाज़ा लगाकर कुछ पॉलिसी प्रोग्राम के तौर पे आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर एक किस्म से हुकूमत की तरफ लोगों का जो रुझान है, यकीनन आपके जहर आलूद बयानात हिंदुस्तान भर में जो जहर फैला रहे हैं यही काफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के लोगों पर अगर देखा जाए तो जिस तरीक़े से जुल्म व बर्बरियत हो रही है उसका अंदाज़ा लगाकर अगर कम अज़ कम रियासती हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं रख सकते, ये तो एक अमल है जो उनको करना है, लेकिन रियासती हुकूमतें अगर कुछ करती हैं तो इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है और ख़ास तौर पे मुसलमानों का। जिस तरह गुज़िश्ता के प्रोग्राम में मैंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, 2 करोड़ लोग बेरोज़गार सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं और हर स्टेट में तकरीबन अच्छे खासी तादाद बेरोज़गारों की है, जो तालीम याफ्ता बेरोज़गार भी हैं और जो रोज़मर्रा की उजरत हासिल करने वाले या किसी भी किस्म की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, वो लोग भी काफ़ी बेरोज़गार हैं। तो अब जबकि कोरोना की फिर से वबा का मामला आ रहा है तो इसमें मैं समझता हूँ कि अपने आप को इस वबा से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब किस हद तक ये वबा यहाँ पे फैलती है, इसलिए कि ये बात भी आ रही है कि वबा फैल अब नहीं सकती, क्योंकि तकरीबन हर एक लोग 1 डोज तो कम से कम लिए हैं और बाद ऐसे लोग भी हैं जो दो डोज लिए हैं और तीसरा डोज भी जो बूस्टर डोज था वो भी ले लिए हैं। लेकिन एहतियात अपनी जगह है, एहतियात के साथ काम करना और अपनी हिकमत अमली बनाकर, इसलिए कि जब कोरोना का शुरुआत हुई थी उस वक्त फ़ौरन दिल्ली में जिस तरह मुसलमानों को बदनाम किया गया था, उससे बचने के लिए हम भी एक ज़िम्मेदारी के साथ अपने आप को महफूज रखते हुए दूसरे हम पर उंगली ना उठाएं, इसका ख्याल रख के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोरोना भी गुजर जाएगा और नए साल में हम अच्छे खासी ज़िंदगी भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हीं चंद बातों के साथ अपने प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।